तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि ऐसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आज हम पढ़ाएंगे घरेलू हिंसा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल में जो थर्ड नंबर पर जो हमारा टॉपिक था उसमें क्या था, गरीबी के बारे में था, दहेज के बारे में था और उसके बारे में फिर था नेक्स्ट हमारा घरेलू हिंसा के बारे में। तो मैं बता दूं घरेलू हिंसा और हिंसा दूसरी चीज़ होती है। जब एक हिंसा के साथ एक घरेलू जो वर्ड जुड़ गया तो हो गई घरेलू हिंसा। अब बताएंगे हिंसा और घरेलू हिंसा में अंतर। देखो, घरेलू हिंसा जो होती है घर के अंदर होने वाली हिंसा, ठीक है, घर के अंदर होने वाली हिंसा। और जो केवल हिंसा होती है वो घर के बाहर भी हो सकती है या रोड पे हो सकती है, चौराहे पे हो सकती है, उसे हम केवल हिंसा नाम देंगे। अगर घर के अंदर जो भी हिंसा हो रही है उसे हम घरेलू हिंसा नाम देंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम घरेलू हिंसा क्या है। देखो, घरेलू हिंसा में यह है, घरेलू हिंसा का तात्पर्य घर के माहौल में किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ ऐसे बुरे कार्य किए जाते हैं जिससे उससे व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से आघात पहुंचता है। कहने मतलब घरेलू हिंसा का तात्पर्य वैसे है कि जो घर के अंदर हमारी हिंसा होती है उसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं। इसमें माना कि अगर कोई पति है वो अपनी पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, मार पीट रहा है घर के अंदर, या उससे बहुत सारी यातनाएं दे रहा है फिजिकली या मेंटली, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार की हिंसा बोलेंगे। और कर क्या रहा है, उसे घर के अंदर कर रहा है तो उसे हम घरेलू हिंसा बोलेंगे। यही अंतर होता है हिंसा और घरेलू हिंसा में अंतर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आप लिखा है नेक्स्ट क्या है हमारा, ऐसे कार्य जहाँ पर किसी महिला, पुरुष या बच्चे को बुजुर्गों के साथ सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी कोई क्षति जो असहनीय हो जिससे उनको दुख एवं अपमान सहन करना पड़े। कहने मतलब कि जो घरेलू हिंसा होती है तो उसके अंदर जो व्यक्ति होते हैं उनको समाज में थोड़ा दिक्कत होती है रहने में, और उनके साथ मानसिक और उनका स्वास्थ्य जो होता है और शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो दोनों गड़बड़ा जाता है और उनका अपमान और दुख सहना पड़ता है। चाहे वो घरेलू हिंसा उसके पति देव का कहने का मतलब पति देव नहीं, उसके सास ससुर भी कर सकते हैं प्रताड़ित। उसकी कोई भी मतलब अगर घर के अंदर कोई प्रताड़ित कर रहा है तो घर के अंदर हिंसा का नाम होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, घरेलू हिंसा के प्रकार एक कारण। अब देखेंगे हम घरेलू हिंसा जो होती है उसके कारण कौन कौन से हैं और जो घरेलू हिंसा हो रही है और उसके निवारण क्या हैं, हम दोनों इस वीडियो में बताएंगे। पहले हम आपको पॉइंट वाइज बताएंगे कि घरेलू हिंसा के जो कारण हैं वो पॉइंट वाइज बताएंगे, फिर हर पॉइंट के नीचे उस चीज़ का थोड़ा डिस्कस करेंगे अच्छे से। कि पहले बताएंगे आपको कि घरेलू हिंसा के कारण क्या है, पॉइंट वाइज आपको बताएंगे, फिर हर पॉइंट का थोड़ा आपको डिटेल से बताएंगे। देखते हैं क्या है कारण। इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं दहेज का नहीं अथवा कम मिलना, मतलब जब लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसे अगर दहेज कम मिला होता है अथवा कम मिला होता है या नहीं मिला होता है तो उसको हिंसा का शिकार होना पड़ता है। तो उसके सास ससुर उसको प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो इसे क्या बोला गया, एक प्रकार की इसे हिंसा का नाम दिया गया। तो जो घर के अंदर हिंसा होती है उसे हम घरेलू हिंसा बोलते हैं, चाहे वो पति द्वारा दी जा रही हो या सास ससुर द्वारा दी जा रही हो, तो ऐसी हिंसा उसे हम बोलेंगे घरेलू हिंसा। फिर अपने माता पिता के घर से धन संपत्ति लाने से इनकार। कहने का मतलब है जब लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसके सास या ससुर बोलते हैं कि तुम आई तो अपने घर से कुछ धन लेकर आती, अपने घर से कुछ सामान लेकर आती, इस तरह का ताना सुनाते हैं। तो ये भी एक घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। फिर देखेंगे माता पिता द्वारा शादी के अवसर पर किए गए वादे पूरा न करना। कहने मतलब अगर लड़की की शादी हो गई है और उसका पेरेंट्स जो होता है लड़की का, वो कोई भी वादा किया होता है कि हाँ आप हमारी लड़की से शादी कर लीजिए, उसके बाद हम दहेज में आपको कार दे देंगे, कुछ भी सामान देने का वादा करता है और वो नहीं पूरा कर पाता है तो उसकी लड़की को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं विभिन्न प्रकार की। तो एक मुख्य कारण रहा है ये हमारी घरेलू हिंसा का। फिर विवाहोत्तर संबंधों की शंका होना। विवाह के पहले संबंध, अगर कोई लड़की का संबंध विवाह से पहले होता है, अगर लड़के को शादी के बाद पता चल जाता है तो उससे भी उसको दिक्कत होती है और घरेलू हिंसा का शिकार हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, शादी पूर्व प्रेम संबंधों का शक होना। मतलब अगर किसी लड़के को शादी के प्रेम संबंधों का, अगर लड़की का किसी लड़के से पहले शादी के पहले प्रेम संबंध अफेयर चल रहा होता है और लड़की की शादी हो गई आफ्टर दे, तो ब्याह कर ससुराल चली गई और वहाँ पे उससे लड़के को शक होता है तो मन प्रताड़ित करता है। ये भी एक प्रकार की घरेलू हिंसा का शिकार होता है, क्योंकि वो पतिदेव जब जान जाएगा तो घर पे मार पीट करेगा, तमाम प्रकार की यातनाएं देगा। तो ये घर के अंदर जो भी हो रहा है सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत हो रहा है। फिर है यौन उत्पीड़न का विरोध करना। यौन उत्पीड़न का भी विरोध करना क्या होता है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है।
गर्भधारण के अयोग्य होना, कहने का मतलब अगर कोई लड़की है वो माँ बनने के लायक नहीं है तो उसके सास ससुर उसे तमाम प्रकार की व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं कि हाँ तुम बांझपन हो, जैसा बोलते हैं ना, ऐसा वर्ड होता है बांझपन, किसका कुछ एक वर्ड है हिंदी में कि बांझ हो, बांझपन करके एक वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसे समाज भी गिरी निगाहों से देखता है कि हाँ तुम माँ बनने के लिए पर्याप्त नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। तो एक प्रकार की व्यंग उसको देखने को मिलती है, जो एक प्रकार घरेलू हिंसा का ही पार्ट होती हैं। एक या एक से अधिक बार कन्या को जन्म दे देना, मतलब देखो जब लड़की का जन्म होता है, अगर लड़की का जन्म पे आदमी खुशी कम मनाता है, लेकिन बेटी का जब जन्म होता तो आदमी खुशी बहुत मनाता है। कैसे मनाता है, मैंने आपको जो दहेज वाला पार्ट था उसमें से अच्छे से बताया है कि कोई नहीं चाहता कि उसकी जो पहली संतान हो लड़की हो, कोई नहीं चाहता, मैंने बोल दिया तो ऐसा नहीं है कि सभी चाहते हैं। कुछ परसेंट जो लोग होते हैं अपवाद के रूप में, वो नहीं चाहते हैं कि हमारी पहली संतान जो हो वो लड़की हो, और जो सोचते हैं कि ज़्यादातर हमारा लड़का ही हो, क्योंकि जब लड़की होगी तो उनको 20 से 25 साल बाद उसकी शादी करनी पड़ेगी, तो उनको दहेज के रूप में एक मोटी रकम, आर्थिक रकम खर्च होती है, जिससे वो नहीं चाहते हैं कि पहली संतान लड़की हो। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, एक प्रकार की ये भी एक घरेलू हिंसा का शिकार होता है। अब हिंसा से ये मत समझ लीजिए कि हिंसा मतलब मारपीट होता है। हिंसा मतलब मानसिक प्रताड़ना देना, यातनाएँ देना, बार बार ताना देना कि तुम्हारे लड़के नहीं होते हैं, ठीक है, तुम ससुर मायके से वापस आए तो घर से लाती कुछ नहीं हो, ठीक है, शादी से पहले तुम्हारा अफेयर था। तो इस प्रकार के तमाम यातनाएँ होती हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, पति का बेरोज़गार होना। पति का बेरोज़गार होना भी एक प्रकार का घरेलू हिंसा का शिकार माना जाता है। कार्यस्थल पर पति की समस्या, ये भी एक समस्या रही है। कार्यस्थल पर पति की समस्या, महिलाओं को आगे बढ़ने से घर के अंदर पुरुष सदस्य द्वारा अपने को परंपरागत स्थिति में नहीं पाना, मतलब महिलाओं के आगे बढ़ने से घर के अंदर पुरुष सदस्य द्वारा अपने को परंपरागत स्थिति में नहीं पाना, महिलाओं द्वारा अच्छे कपड़े पहनना होगा ना, या पहनना होगा, ये भी होते ही एक मुख्य कारण। फिर है अन्य महिलाओं से पति का संबंध होना, कहने मतलब है अगर जो एक महिला है उसका अन्य महिलाओं के साथ संबंध है, एक पति है उसका अन्य महिलाओं के संबंध है, तो पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होने लगता है और वो भी मारपीट होने लगती है, तो वो हिंसा का रूप ले लेती है। तो एक प्रकार की ये भी एक घरेलू हिंसा है। उन्मुक्त उसका स्वभाव होना, उन्मुक्त स्वभाव मतलब कहने की है एक दूसरे से मैच ना करना, ये भी उन्मुक्त स्वभाव होता है। पति का शराबी होना, एक पति का शराबी होना सबसे बड़ा घरेलू हिंसा का कारण होता है माना जाता है। कैसे होता है मैं अभी डीपली में आपको बताऊंगा। यह कारण घरेलू हिंसा के लगभग 1/4 मामलों के लिए उत्तरदायी है। कहने का मतलब है 1/4 मामला घरेलू हिंसा का ये होता है कि उसका पति बाहर शाम को दारू पीकर आया, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो पति अगर उसका विरोध करती है पत्नी, तो उसमें मारपीट हो जाती है, पति पत्नी में मारपीट हो जाती है। अक्सर शाम को क्या दारू पीकर आएगा कोई पति, तो शाम को जो उसकी पत्नी होगी तो नहीं चाहेगा कि हमारा पति है जो बार बार दारू पी के आए, ठीक है, तो उसको रोकेगी, तो जब रोकेगी तो पति कभी मार भी देगा, कभी गुस्सा भी करेगा, कभी गाली गलौज करेगा। तो ये क्या होता है, ये घरेलू हिंसा का एक स्वरूप है। तो भारत में जो केस होते हैं 1/4 केस यही होते हैं घरेलू हिंसा के, जो उसका पति होता है वो शराब पी कर आता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के प्रकार। देखो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के प्रकार क्या है, मैं आपको डिस्कस करूँगा। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के प्रकार शारीरिक, यौन, मौखिक और भावनात्मक शोषण के लिए आर्थिक शोषण तक है। कहने का मतलब वो जो घरेलू हिंसा है वो शारीरिक भी हो सकती है, मारपीट, यौन मतलब मौन रह के भी बोला नहीं जाएगा तुमसे, ये भी हो सकती है, मौखिक हाथ पाँव न चलाकर मुंह से गाली गलौज, ये भी हो सकता है, भावनात्मक शोषण मतलब उसका मेंटली शोषण होगा। फिर है आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण भी उसका किया जा सकता है, आर्थिक शोषण। अब देखेंगे शारीरिक शोषण के अंतर्गत क्या आता है। शारीरिक शोषण महिलाओं के लिए खिलाफ घरेलू हिंसा का सबसे प्रमुख रूप है। जो शारीरिक शोषण होता है ये घरेलू हिंसा का मुख्य कारण होता है। अब शारीरिक जो शोषण होता है कैसे होता है, अगर हम किसी को मारेंगे पीटेंगे तो उसकी शरीर पे चोट लगेगी, अगर चोट लगी तो फिजिकल में आएगा, फिजिकल मतलब शारीरिक में आएगा, शरीर पे लगेगी चोट, तो उसे हम शारीरिक शोषण बोलते हैं। और जब मानसिक होता है, जैसे टेंशन देना किसी को, तो वो मानसिक शोषण हो गया, उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, उसे पगला कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रकार के मानसिक हो गया, और शारीरिक मतलब शरीर पे होने वाली जो चोट होती है उसे शारीरिक कहते हैं। शारीरिक शोषण महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का सबसे प्रमुख रूप है। घरेलू हिंसा अधिनियम में परिभाषित किया गया है किसी भी कार्य को शामिल करने के लिए जो पीड़ित के जीवन, अंग या स्वास्थ्य का विकास के लिए शारीरिक दर्द या खतरे का कारण बनता है। हमला आपराधिक बल या आपराधिक धमकी शारीरिक शोषण के रूप में आता है। कहने मतलब अगर हमला किसी लड़की के ऊपर हो रहा है, ठीक है, किसी महिला के ऊपर हो रहा है शरीर पर, तो उसे हम शारीरिक शोषण कहेंगे, उसे मानसिक शोषण नहीं कहेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए और समझ लीजिए, हाँ इसमें अगर मानसिक शोषण हुआ, अगर मान लो मानसिक शोषण हुआ तो उसमें शारीरिक शोषण नहीं होता है, उसमें मारपीट नहीं होती है, उसमें ताना दिया जाता है या प्रताड़ना दी जाती है, वो हमारा मानसिक शोषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसका माइंड को पगला कर रहे हैं
पगला कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है यौन शोषण। इसमें क्या होता है, महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण, यौन प्रजनन ज़बरदस्ती ही प्रकृति में है। आमतौर पर वैवाहिक बलात्कार को यौन शोषण के दायरे में आना चाहिए। वैवाहिक बलात्कार को यौन शोषण के दायरे में आना चाहिए। हालांकि वैवाहिक बलात्कार को तब तक गैरकानूनी नहीं माना जाता जब तक कि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम न हो। घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार यौन शोषण एक यौन प्रकृति का कोई भी दुरुपयोग है जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान तथा अन्यथा का उल्लंघन करता है। जो 15 साल से कम की उम्र की होंगी तो उन्हें यौन शोषण नहीं माना जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं मौखिक और भावनात्मक शोषण। मौखिक मतलब गाली गलौज। ठीक है, ये होता है मौखिक। एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। लिखित मतलब लिख कर कागज़ पे लिखा जाता है वो तो लिखित होगा, और मौखिक मतलब वर्बल, हम तुम्हें बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, बात करना ही मौखिक हुआ। और लिखित क्या होगा, हम आपको कुछ लिख करके पत्र पे दें, कागज़ पे दें, ठीक है, पेपर पे दें तो वो क्या होगा, वो लिखित हो गया। मौखिक मतलब आमने सामने खड़े होकर गाली गलौज करें, ये मौखिक हिंसा होती है। इसमें क्या होता है, मौखिक दुर्व्यवहार में महिलाओं के लिए खिलाफ घरेलू हिंसा के दौरान घरेलू संबंधों द्वारा की गई टिप्पणी, धमकी शामिल है। मौखिक दुर्व्यवहार आगे भावनात्मक शोषण और मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से घरेलू हिंसा के एक विश्वसनीय रूप से सामान्य की ओर लिया जाता है। मौखिक और भावनात्मक शोषण का संयोजन मनोवैज्ञानिक शोषण की ओर ले जाता है और एक महिला को आत्म मूल्य की भावना को नष्ट कर देता है। कहने मतलब उसकी जो मूल भावना होती है उसको नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण मैंने बताया कि अगर लड़की ससुराल से मायके से अपने ससुराल जा रही है तो उसके सास ससुर उसको ताना देते हैं कि तुम अपने मायके से आई और कुछ लेकर नहीं आई, कुछ धन का अर्जन करके नहीं आई, तो इस प्रकार क्या होगा, उसको यातना दी जाती है, प्रताड़ना दी जाती है, ताने दिए जाते हैं। ये प्रकार क्या हो गया, एक आर्थिक शोषण हो गया। इसमें पढ़ेंगे क्या है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार की गई श्रेणियों में आर्थिक शोषण की शुरुआत करना सरकार द्वारा एक उल्लेखनीय कदम है। आर्थिक शोषण को आमतौर पर पीड़ित और उसके बच्चों को वित्तीय संसाधनों, संपत्तियों के उपयोग से वंचित करने या धमकाने की एक विधि के रूप में वर्णित किया गया है। कहने मतलब है धन से संपत्ति है उसको रोकने या उपयोग करने या धमकाने से रोकने के लिए जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं वो आर्थिक शोषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखो क्या है, मुझे घरेलू हिंसा के मामले में रिपोर्ट किससे करनी चाहिए। अगर कोई लड़की घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो उसे रिपोर्ट कैसे करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई भी महिला जो पीड़ित है या कोई भी जो इस अधिनियम के गवाह रही है, निकटतम पुलिस स्टेशन, सुरक्षा अधिकारी और सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकती है। कहने का मतलब अगर कोई लड़की पीड़ित है तो अपने निकटतम पुलिस स्टेशन या सुरक्षा अधिकारी जो प्रदाता होते हैं संपर्क कर सकती है। अदालत अपने आदेशों को लागू करने के लिए एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकती है। कहने का मतलब जो अदालत होती है और अपने आदेशों तक लागू करने तक, यानी अपने जब तक फैसला नहीं आया है तब तक होने तक अपना एक अधिकारी वहाँ पर आपके सुरक्षा के लिए लगा सकती है, ऐसा कहा गया है। सुरक्षा अधिकारी एक विशेष पद हैं जो घरेलू हिंसा और व्यवस्था के पीड़ितों के बीच में संपर्क के रूप में कार्य लगते हैं। कहने मतलब जो हिंसा कर रहा है और जो हिंसा सह रही है दोनों के बीच बातचीत करता है कौन, अधिकारी जो होता है, जो आयोग द्वारा गठित किया जाता है या अदालत द्वारा घोषित किया जाता है, वो सब बीच में संदर्भ करता है, बनाया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत के आदेश प्राप्त करने के लिए कोई भी सीधे मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। कहने मतलब है कि अगर कोई लड़की हिंसा पीड़ित हो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से मिलकर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकती है। जो कोई भी संबंधित अधिकारियों के किए गए अपराध के बारे में जानकारी प्रदान करता है वह किसी भी नागरिक आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। कहने का मतलब अगर कोई भी ऐसा है विक्टिम और जाके अपराध को दर्ज करवा दिया तो उसका कुछ नहीं होगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी और ना ही उस पर कोई आपराधिक नागरिक दायित्व से मुक्त रहा जाएगा। फिर शिकायत पोस्ट करें। अदालत से शिकायत दर्ज होने के 3 दिनों के भीतर सुनवाई शुरू करने की आवश्यकता होती है। कहने मतलब जब लड़की कहीं शिकायत करेगी पुलिस स्टेशन या अदालत में जाकर तो उसकी 3 दिन के अंदर उसकी सुनवाई होती है। ये कहा गया है हमारी कानून में। अगर अदालत को पता चलता है कि शिकायत सही है तो अदालत सुरक्षा आदेश पारित करती है। कहने मतलब लड़की कह रही है कि हमको घर पे मार मिल रही है, हमको घर पे मार पड़ रही है, तो अदालत उस पक्ष को सुनेगी और क्या करेगी, अगर उसको शिकायत सही लगती है तो वहाँ पर एक सुरक्षा आदेश पारित करती है कि वहाँ पर एक सुरक्षा अधिकारी लगा देता है कि हाँ लड़की को अब कोई मारपीट ना हो, अब कोई उससे मारपीट ना करे। ये अदालत एक ऑर्डर दे सकती है शिकायत सुनने के बाद महिला की, अगर उसे सही लगा तब, अगर सही नहीं लगा तो वो आदेश नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, भारत दंड संहिता IPC धारा 498A के तहत भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। कहने मतलब ये दंड संहिता आप याद कर लीजिए, 498 में A में क्या है, जो
शिकायत दर्ज हो सकती है। वैवाहिक क्रूरता के अपराध को पहचानती है और अपराधी दंड का निर्धारण करती है। आप धारा जो आईपीसी की धारा 498 भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 498 एक तहत शिकायत दर्ज कर सकती है। फिर देखते हैं घरेलू हिंसा का निवारण क्या है। अब देखेंगे घरेलू हिंसा के निवारण कौन कौन से होते हैं। घरेलू क्या है घरेलू हिंसा का अधिनियम। देखो ये आपको याद रखना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था। 2005 में आया था। तो घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। ये आप याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था? 2005 के। अगर कोई लड़की शिकायत दर्ज कराती है तो इंडियन पिनल कोड भारतीय संहिता 498 ए के तहत उसका केस दर्ज होगा। अब इसमें देखेंगे इस अधिनियम में क्या था। घरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण 2005 में किया गया और ये 26 अक्टूबर 2006 से इसे देश में लागू किया गया। इसका मकसद घरेलू ये जो अधिनियम था ये 2005 को घोषित हुआ, लेकिन 26 जनवरी 2006 से लागू हुआ पूरे देश में। लेकिन पूरे देश में नहीं लागू हुआ था, ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, बल्कि पूरे देश में लागू हो गया था। एक स्टेट ऐसा था जहाँ पर ये अधिनियम लागू नहीं हुआ था, बाकी हमारे पूरे भारत देश में अधिनियम लागू हो गया था। रिश्तों में हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन राहत पहुंचाना है। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है। कहने मतलब ये कानून जो है ये महिलाओं को और लड़कियों को घर में जो होने वाली हिंसा घरेलू हिंसा है उनसे प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, उनका प्रोटेक्शन करती है। ठीक है। फिर है क्या, केवल भारत में ही लगभग 70% महिलाएं किसी न किसी रूप में इसका शिकार हैं। कहने मतलब जो भारत में 70% जो महिलाएं लगभग हैं इस घरेलू हिंसा का शिकार हैं और उस हिंसा से पीड़ित हैं। यह भारत में ऐसा कानून है जो महिलाओं को अपने घर में रहने का अधिकार देता है। कहने मतलब जो ये ऐसा एक अधिनियम है 2005 का कि इसमें सबको भारत में अपने घर में रहने का अधिकार प्राप्त है। घरेलू हिंसा विरोधी कानून के तहत पत्नी या फिर बिना विवाह किसी पुरुष के साथ रह रही है महिला मारपीट, यौन शोषण, आर्थिक शोषण या फिर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की परिस्थिति में कार्रवाई कर सकती है। कहने मतलब है कि पुरुष के साथ रह रही कोई महिला मारपीट करती है या यौन शोषण है या उसका आर्थिक शोषण होता है तो अपमानजनक भाषा का अगर इस्तेमाल करता है तो यह परिस्थिति में कोई भी अपना जो हमारा इस घरेलू हिंसा अधिनियम था इसके तहत रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या है, केंद्र और राज्य सरकार हैं जवाबदेह। यह कानून घरेलू हिंसा को रोकने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को जवाबदेह है और जिम्मेदार ठहराता है। इस कानून के अनुसार महिला के साथ हुई घरेलू हिंसा के साक्ष्य प्रमाणित किया जाना जरूरी है। देखो घरेलू हिंसा क्या है, अगर हुई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई है पहले उसकी जांच होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महिला झूठ बोल रही है। हाँ, उसका मानसिक जो हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो वो सोचता है कि हाँ अगर साक्ष्य नहीं मिले हैं तो कानून जो है वो भी सोचता है कि लड़की का पक्ष भी सुने और लड़के का भी पक्ष सुने। ठीक है, विक्टिम का भी पक्ष सुने और जो विक्टिम दे रहा है उसका भी पक्ष सुने। ऐसा नहीं है कि दोनों का पक्ष सुना जाता है। अगर अदालत को लगता है सही है तो अगर जिम्मेदार ठहराता है। अगर इस कानून के अनुसार महिला के साथ हुई घरेलू हिंसा के साक्ष्य प्रमाणित किया जाना जरूरी नहीं है। महिला के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आधार माना जाता है। अगर मैंने कहते हैं महिला जो होती है अपना जो जिम्मेदार ठहराई जाती है और ज़रूरी नहीं होता, ऐसा माना जाता है, प्रमाणित किया जाता है। अगर कोई साक्ष्य अवेलेबल नहीं हो पाता है तो जो महिला कहती है वही साक्ष्य माना जाता है और उसी का आधार माना जाता है। अगर महिला बोल रही है कि हमको पति ने बहुत मारा, ठीक है, तो पहले तो अदालत क्या करेगी, उसका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो करवाएगी साक्ष्य के रूप में। अगर उसको नहीं पता चलता है तो कहती है कि हमको मानसिक यातनाएं दे रहे थे, मानसिक रूप से प्रताड़ित कह रहे थे, तो उस दशा में जो लड़की कहेगी वही आधार माना जाता है। अदालत का मानना है कि घर के अंदर हिंसा के साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है। अदालत का मानना यह भी है कि अगर घर के अंदर कोई हिंसा हो रही है तो उसके साक्ष्य पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर घर के अंदर कोई मार पीट रहा है अपनी वाइफ को तो बंद करके मारेगा, ठीक है, कहीं ऐसे गाली गलौज करेगा तो बाहर आवाज़ नहीं जा पाएगी और ना ही बाहर के लोग देख पाएंगे। अगर कुछ साक्ष्य अवेलेबल भी होते हैं तो जो अहिंसा कर रहा होता है तो उसको वहाँ से हटा देगा। तो इस प्रकार की वहाँ से अदालत बोला था। महिला को मिलती है मदद। घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला अदालत में जज के समक्ष स्वयं या वकील सेवा प्रदान करने वाली संस्था या संरक्षण अधिकारी की मदद से अपनी सुरक्षा के लिए बचावकारी व आदेश ला सकती है। कहने मतलब वो खुद स्वयं जज के सामने समक्ष प्रस्तुत हो सकती है या फिर वकील या सेवा किसी प्रदत्त संस्था या संरक्षण अधिकारी की मदद से अपनी सुरक्षा के लिए बचावकारी आदेश ले सकती है। नेक्स्ट क्या है, महिला पीड़ित के अलावा कोई भी
कोई भी पड़ोसी परिवार के सदस्य, संस्थाएं या फिर खुद महिला की सहमत से अपने क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाकर बचावकारी आदेश हासिल कर सकती है। कहने मतलब जो महिला होती है अपनी सहमत के हिसाब से मजिस्ट्रेट के आधा मजिस्ट्रेट के वहाँ शिकायत दर्ज करवाकर अपना बचाव आदेश पारित करवा सकती है। इस कानून का उल्लंघन होने से उसी स्थिति में साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। कहने मतलब इसका उल्लंघन करेंगे तो जेल हो सकती है और साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। ऐसा कुछ देखने को मिलता है। 60 दिन में होगा फैसला। 60 दिन में होगा फैसला। लोगों में आम धारणा यह है कि मामला अदालत में जाने के बाद महीनों लटका रहता है। देखो आजकल जाना का सोचते हैं कि आजकल हमारे समाज में मानसिकता है कि अगर कोर्ट मामला पहुंच गया, अदालत मामला पहुंच गया तो वो काफ़ी दिन तक क्या होता है, लटका रहता है, ऐसा मानना है। लेकिन जो हमारा ये अधिनियम आया था, ठीक है, अहिंसा वाला अधिनियम जो आया था 2005 में, इसमें ये कहा गया था अगर कोई लड़की विक्टिम अहिंसा से दुखी है, पीड़ित है, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन है और उसका जो पूरी सुनवाई हो 60 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा अधिनियम में लिखा गया था। माना गया था कि 2 महीने में उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरी प्रक्रिया। लोगों में आम धारणा की मामला है कि अदालत में जाने के बाद महीनों लटका रहता है। लेकिन जब नए कानून में मामला निपटाने के समय सीमा तय कर दी गई है। अब मामले का फैसला मजिस्ट्रेट को 60 दिन के अंदर करना होगा। अब जो मजिस्ट्रेट होता है उसको यह मामला 60 दिन के अंदर करना ही होगा, ऐसा हमारे संशोधन अधिनियम में लिखा था। ठीक है, तो चलिए इतना ही वीडियो था। हम अगले वीडियो लेकर आए तलाक के बारे में, और अगले पार्ट में पढ़ने वाला है कि तलाक क्या होता है, तलाक के कारण होते हैं, उसके निवारण क्या है, समाज में तलाक जो हो रही हैं, ठीक है, वो क्यों हो रही हैं, और ट्रिपल तलाक का जो बिल आया था हमारे अभी हाल ही में, उसका क्या पर्पज़ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, आपको बताएंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, देखते रहिए एग्जाम आरजू क्लासेस। जय हिंद, थैंक यू, शुक्रिया।